सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो दिवाली पे बिजी होंगे। अगर कुछ लोग फ्री हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि बेहतर दिवाली तभी होती है जब हमारे पास कुछ ना कुछ होता है जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। एप्लीकेशन मैं पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन से हम समझते क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वो प्रोसेस जिसमें आरएनए का फॉर्मेशन होगा डीएनए से, उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जैसे डीएनए से डीएनए का बनना होता है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए पॉलीमरेज। उसी तरह से डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को जो बनाएगा करवाएगा, जो आरएनए को बनाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि आरएनए की पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड बनने हैं ना बहुत सारे। अब ये यूनिडायरेक्शनली होता है। रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनली भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनली होता है। और आरएनए की चेन जो है वो यूजुअली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज की जाती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं तो ये डीएनए का वो सेगमेंट है, वो हिस्सा होता है डीएनए का जिसकी एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन की जा रही है। डीएनए का वो हिस्सा जिसको देख के आरएनए को सिंथेसाइज किया जा रहा है, वही हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो मोनोसिस्टोनिक हो सकती है या पॉलीसिस्टोनिक हो सकती है। कब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है? जब एक ही जीन के लिए, अगर आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके पास सिर्फ एक जीन के लिए इंफॉर्मेशन है तो उसे हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो यूकैरियोट्स में है वो होता है मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब आप समझ गए कि ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसके पास सिर्फ एक जीन के लिए ही इंफॉर्मेशन है। वहीं पॉलीसिस्टोनिक क्या हो जाता है? एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसके पास बहुत सारी जीन्स के लिए इंफॉर्मेशन है, और इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उम्मीद है पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उम्मीद है आप समझ गए मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक हमको देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स में, मोनोसिस्टोनिक जो है वो यूकैरियोट्स में होती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंपल भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जो सिर्फ एक तरह का एमआरएनए ही बना सकती है और एक तरह की प्रोटीन ही बना सकती है। ओके, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल, मतलब ज्यादा उससे कोई काम नहीं होता, वो एक ही तरह का एमआरएनए बनाएगी, एक ही तरह का प्रोटीन्स बनाएगी। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ये बहुत टाइप के एमआरएनए को एनकोड कर सकती है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स भी बना सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से जो हमको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, ठीक है, वो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एमआरएनए में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो आरएनए मिलेगा उसकी हम जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा वो जो हमें मिलेगा वो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एमआरएनए में मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हम कहते हैं कि ये अलग अलग तरह का एमआरएनए एनकोड कर सकता है और अलग अलग तरह की प्रोटीन्स को बना सकता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की बात करते हैं कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो इमीडिएटली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। समझ गए आप? ट्रांसक्रिप्शन के इमीडिएटली बाद जो हमको पहला प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है स्टार्ट पॉइंट से और ये एंड कर जाएगी एक टर्मिनल सीक्वेंस के साथ। अब कई बार लिखा होता है अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस, डाउनस्ट्रीम
सीक्वेंसेस, क्या समझते हैं आप अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस से? अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो स्टार्ट पॉइंट से पहले मौजूद होते हैं। डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो स्टार्ट पॉइंट के बाद में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट से पहले वाले, प्रायर टू स्टार्ट पॉइंट, दीज आर अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस। ओके, आफ्टर स्टार्ट पॉइंट वो डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस होंगे। तो कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये सब आप पढ़ते हो। तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? एक्चुअल में हमारे पास 2 डीएनए होते हैं, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड यूजुअली कहा जाता है कि एक स्ट्रैंड जो है, एक ही स्ट्रैंड पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। तो देखिए, जो भी कोडिंग स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है जिसके साथ ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल रिजेंबल करता है, बिल्कुल जिस स्ट्रैंड का कोडोन बिल्कुल ट्रांसक्रिप्ट के कोडोन के जैसा होता है, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। जिस स्ट्रैंड का जो पूरा कोडोन होंगे वो बिल्कुल ट्रांसक्रिप्ट की तरह होंगे। अगर ए है तो ये ए है, टी की जगह आरएनए में यू होगा, है ना, बिल्कुल सेम है, वो कोडिंग स्ट्रैंड है। और इसी को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के अलावा दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को कहा जाता है क्या? जो दूसरा स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड तो हो गया, कोडिंग स्टैंड के अलावा जो दूसरा स्टैंड बचा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड आपके पास कॉम्प्लीमेंट, आपको जो आरएनए मिलेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, ठीक है। तो हो गया कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ध्यान से देखिएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड इसको हम कहते हैं, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा नॉन जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला हमारा क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, और यह है हमारे पास आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट टर्मिनेटर पे होगा। अब इनिशिएशन से ऊपर जो भी है वो अपस्ट्रीम जीन है, इनिशिएशन से नीचे जो भी होंगी वो हमारे पास डाउनस्ट्रीम जीन आ जाती हैं, ठीक। क्लियर हो गया? तो एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड एक ही बात है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड वो एक होता है, ठीक है। जिसके साथ आरएनए बिल्कुल मैच करता है, जिसका कोड बिल्कुल आरएनए की कोड के जैसे होगा, वही स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो एंजाइम पे हम सबसे पहले बात करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज, it is a main enzyme which is responsible for the transcription in prokaryotes, but जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। हम जानते हैं पॉलीमरेजेस जो हैं वो डीएनए डिपेंडेंट भी होते हैं और आरएनए डिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमरेज होगा वो कैसा होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये क्यों एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है? क्योंकि डीएनए को ही कॉपी करके, डीएनए को ही देख के आरएनए का सिंथेसिस होगा, तो इसीलिए ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब जो कई बार हमको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस भी देखने को मिलते हैं, उनको हम आरएनए रेप्लिकेसेस कहते हैं, क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस क्या करेंगे? आरएनए को देख के ही आरएनए की एक और कॉपी बनाएंगे। तो जो आरएनए को देख के आरएनए की एक और कॉपी बनाएंगे, मतलब वो आरएनए की रेप्लिकेशन करेंगे। इसीलिए ऐसे पॉलीमरेजेस, ऐसे आरएनए पॉलीमरेजेस जो आरएनए डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम आरएनए रेप्लिकेसेस भी कहते हैं। और ये कुछ वायरसेस में आपको मिलते हैं, जैसे F2NR70। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सब टाइप के आरएनए की सिंथेसिस कर सकता है, जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। समझ गए आप?
प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है सब टाइप के आरएनए की सिंथेसिस के लिए, जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। यूकैरियोट्स में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। डिफरेंट जो हमारे आरएनए हैं उनकी सिंथेसिस के लिए हमको डिफरेंट जो हैं वो पॉलीमरेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में तो डिफरेंट हो गए, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आपको सारी आरएनए की सिंथेसिस के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलता है, और उस आरएनए पॉलीमरेज में 5 सब यूनिट्स होती हैं। कितनी सब यूनिट्स होती हैं? कितने आदमी थे? कितनी सब यूनिट्स हैं? 5 सब यूनिट्स हैं। अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। चलिए रिवाइज करिए। अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। रिवाइज इट अगेन। अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। अब अल्फा सब यूनिट का क्या काम है? अल्फा सब यूनिट जो है ये काम करती है इन द असेंबली ऑफ कोर एंजाइम एंड रिकॉग्नाइजेस प्रमोटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे डीएनए ए तुमने रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है, और बाकी की अपनी प्रोटीन्स की असेंबली में रोल प्ले करता है। उसी तरह से जो अल्फा सब यूनिट होता है आरएनए पॉलीमरेज का, ये प्रमोटर रीजन जो होगा, प्रमोटर होगा हमारे पास और टर्मिनेटर रहेगा। तो हमारे पास जो प्रमोटर होता है उस प्रमोटर की को पहचानने में, और वहां पे जो कोर मेन एंजाइम रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होलो एंजाइम है, वो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें होता है ना। तो अल्फा जो हमारे पास सब यूनिट है वो रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर को, और जो कोर एंजाइम है वो उसकी असेंबली में भी काम करेगा। जो मेन कैटालिटिक सेंटर है वो बीटा और बीटा डैश फॉर्म करते हैं। मेन कैटालिटिक सेंटर्स आर फॉर्म बाय बीटा एंड बीटा डैश। याद रखेंगे, मेन कैटालिटिक सेंटर्स कौन कौन फॉर्म करते हैं? बीटा एंड बीटा डैश, ठीक है। और पूरे आपके आरएनए पॉलीमरेज की जो असेंबली करेगा सारे के सारे आरएनए पॉलीमरेज की, वो होगा ओमेगा। ओमेगा जो है, अब ओमेगा सब यूनिट वो सारे आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली करेंगे। सिग्मा जो है, ठीक है, वो प्रोमोटर रिकॉग्निशन और ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में मेन रोल प्ले करता है। देखिए, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है प्रमोटर के रिकॉग्निशन में वो होता है सिग्मा। अल्फा प्रमो भी हेल्प करता है किसको, इसको रिकॉग्नाइज करने में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है इट इज प्लेड बाय सिग्मा, और सिग्मा ही क्या करेगा? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज सिग्मा सब यूनिट करता है आरएनए पॉलीमरेज का, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना भी इसका मेन फंक्शन है। कैटालिटिक कोड जो है वो बीटा एंड बीटा डैश है। जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस को काम करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ती थी, उस तरह से आरएनए पॉलीमरेजेस को कोई प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही आरएनए के पास, आरएनए पॉलीमरेजेस में हमें कोई 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिलती है। डीएनए पॉलीमरेजेस 1 2 3 पढ़ा था आपने, तो सबके पास हमने मैक्सिमम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटीज देखी थी, 4 और 5 को छोड़ के। लेकिन आरएनए पॉलीमरेजेस को तो ना आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, ना ही इनके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, अब प्रमोटर की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले हमने एंजाइम के बारे में पढ़ लिया कि एंजाइम में सब यूनिट कितनी है, कैसे काम करता है। अब हमने बात करी कि जो सिग्मा सब यूनिट है वो पहचानेगा प्रमोटर को। तो ये प्रमोटर कैसा होता है? प्रमोटर एक ऐसा साइट है जहां पे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो और ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट होगी, मतलब वहां पे आके सारे आरएनए जो है बाइंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी वहां से। प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर होता है उसपे 2 शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं at -10 and -30 पोजीशंस अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। देखिए, डाउनस्ट्रीम होगा तो प्लस में बात की जाएगी, स्टार्ट पॉइंट से आगे को है तो प्लस आएगा डिजिट्स के साथ, और अपस्ट्रीम है तो माइनस आएगा। तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर है, प्रमोटर रीजन पे 2 शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, एक -10 मतलब प्रमोटर से
10 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के, और एक -35 पोजीशन पे, मतलब प्रमोटर से 35 न्यूक्लियोटाइड ऊपर की तरफ को, ठीक है। जो -10 पे जो आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा, द सीक्वेंस एट -10 इज कॉल्ड प्रिप नाउ बॉक्स और द -10 एलिमेंट एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड TAT, ठीक है। क्या बोल दिया हमने इसको, TAT। तो प्रिप नाउ बॉक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है, बोलिए, प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर में -10 पोजीशन पे, और इसका 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं TAT। और प्रिप नाउ बॉक्स जो है ये बहुत जरूरी होता है प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए। दूसरा जो -13 पे है, -35 एलिमेंट, उस पे 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें भी, लेकिन उसमें होते हैं TTGACA -35 जो एलिमेंट है उस पे क्या है, TTGACA, and its presence allow a very high transcription rate। तो प्रिबनाउ बॉक्स असेंशियल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होना है, और जो -35 एलिमेंट है TTGACA वो ट्रांसक्रिप्शन रेट को हाई कर देता है। कुछ प्रोमोटर्स में एक अप एलिमेंट होता है, यूपीए एलिमेंट, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, जो कि अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है। कुछ प्रोमोटर्स में यूपी अप एलिमेंट, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट होगा जो आरएनए पॉलीमरेज की अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा। याद रखिएगा, प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज। प्रमोटर को कौन रिकॉग्नाइज करता है, सिग्मा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, ये -30, ये मैंने वो प्रमोटर रीजन वाला आपको दिखाया है, +1 मतलब स्टार्ट पॉइंट से आगे, और माइनस को होगा वो स्टार्ट पॉइंट से पीछे होगा। तो यहाँ -10 रीजन पे TAT इस तरह से आपको सीक्वेंस देखने को मिलता है, टाटा, ठीक है, TAT, और -35 रीजन पे आपको TTGACG जो है वो देखने को मिलता है सीक्वेंस, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर जो है वो मेनली रिकॉग्नाइज करता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर्स को, ठीक है। अब प्रोमोटर ने पहचान लिया, अब हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट में, ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ क्या क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो इनिशिएट होगी, कब इनिशिएट होगी, जब आरएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, समझ गए, हाँ, जब आरएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम की तरह काम करता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम और कोफैक्टर, ठीक है, समझते हैं ना आप, होलो एंजाइम और एपो एंजाइम ये सब चीजें। तो आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम होता है, और वो होलो एंजाइम की तरह ही प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है, वो प्रमोटर रीजन जिसको सिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया है, और वहां पे इनिशिएट होती है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन क्लोज बाइंड्री डुप्लेक्स में। क्लोज बाइंड्री डुप्लेक्स मतलब अभी जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो क्लोज है, डुप्लेक्स बना ही हुआ है डीएनए का, है ना, क्लोज है। अब डीएनए कब खुलता है, the closed complex is converted to open complex by melting of DNA sequence bound to the enzyme। देखिए, अब वो डीएनए का जो क्लोज डुप्लेक्स है वो कब खुलेगा, जब एंजाइम जो है वो प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगा, वहां किसी डीएनए सीक्वेंस को पहचानेगा, वहां पे मेल्टिंग करेगा, तभी जो है वो डुप्लेक्स खुलना शुरू होगा। तो आरएनए जो होलो एंजाइम की तरह होता है, एज अ होलो एंजाइम वो प्रमोटर के साथ बाइंड करता है, जिसको सिग्मा ने पहचाना था, और क्लोज बाइंड्री डुप्लेक्स में ही जो है वो स्टार्ट करता है अपनी इनिशिएशन जो करनी है इसकी ट्रांसक्रिप्शन की। लेकिन क्लोज कॉम्प्लेक्स जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है ओपन में, क्योंकि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज वहां पे जुड़ रहा है, उस डीएनए के साथ जुड़ रहा है, वो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे कुछ सीक्वेंसेस को मेल्ट कर रहा है, मतलब उनके बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर रहा है, और डीएनए अब बंद नहीं, अब वो खुल जाएगा।
ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो एक वहां पे बन जाता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वहां पे आपको आरएनए मिलेगा, डीएनए मिलेगा और एंजाइम मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? आरएनए, डीएनए एंड एंजाइम। फिर से बोलिए, क्या क्या देखने को मिलेगा? आरएनए, डीएनए एंड एंजाइम। क्योंकि वहां पे क्या है, एक तो डीएनए था, डीएनए पे आके बाइंड किया किसने? जल्दी से बोलिए आप। डीएनए पे बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज ने, जो कि एक एंजाइम है। और वहां पे क्या बनाना शुरू किया? वहां पे बनाना शुरू कर दिया आरएनए को। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन बबल जो पूरा बना, ट्रांसक्रिप्शन बबल में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल में हमको पूरा आरएनए, डीएनए और एंजाइम देखने को मिलता है। ये क्लियर है? और इससे कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल दिया हमने उसको? टर्नरी कॉम्प्लेक्स उसको हम बोल देंगे। ठीक है, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन कैन बी स्टार्टेड बाय एंजाइम ओनली एज अ होलो एंजाइम, बट elongation can be done by core enzyme. Very important. जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो उसको एंजाइम एज अ होलो एंजाइम स्टार्ट करता है, लेकिन जो इलोंगेशन है वो कोर एंजाइम ही कराता है। कोर एंजाइम ही मेनली इलोंगेशन करवाता है। बीटा बीटा डैश के पास मेन कैटालिटिक जो है वो आपकी कैटालिटिक सेंटर होता है ना। तो सिग्मा फैक्टर जो है, जो सिग्मा फैक्टर था वो कुछ न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद जो है रिलीज हो जाता है। तो अब होलो एंजाइम नहीं बचता हमारे पास, जो फैक्टर्स हैं बाकी के वो रिलीज होते रहेंगे। मेन जो कोर एंजाइम है वही इलोंगेशन करेगा। एज होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन को शुरू किया था, लेकिन वो एज अ होलो एंजाइम इलोंगेशन नहीं करेगा, एज अ कोर एंजाइम ही वो इलोंगेशन करेगा। सिग्मा फैक्टर कुछ न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के बाद रिलीज हो जाएगा। फिर कई बार अच्छे से हो जाती है सिंथेसिस, कई बार छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और पूरा नहीं हो पाता वो। ठीक है, पूरा अच्छे से आरएनए नहीं बन पाता, छोटे छोटे ही बन के निकल जाते हैं। इस तरह की जो इनिशिएशन होती है उसको हम अबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। देखिए, abortive initiation, also known as abortive transcription, is an early process of genetic transcription in which RNA polymerase bind to a DNA promoter and enter into cycles of synthesis of short mRNA transcripts which are released before transcription complex leaves the promoter. समझ गए आप कि क्या हुआ इसमें? abortive initiation मतलब abortive transcription क्या मतलब होता है? ये एक जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का एक अर्ली प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स को बनाता है। ठीक, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो पहले ही रिलीज हो जाते हैं, इससे पहले कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को छोड़े। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स प्रमोटर से हटे, उससे पहले ही जो एमआरएनए बने, छोटे छोटे ट्रांसक्रिप्ट्स बने, वो रिलीज हो जाते हैं। इस तरह की इनिशिएशन को हम अबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन फेज जो है वो एंड करता है जब चेन आरएनए चेन इज एक्सटेंडेड बाय एंजाइम एंड प्रमोटर इज क्लियर्ड। ठीक है, एक सही तरीके से सक्सेसफुल इनिशिएशन कब होता है? सक्सेसफुल इनिशिएशन तब होता है जब प्रोमोटर रीजन से आगे बढ़ के जो है वो एंजाइम निकल जाता है और आरएनए की सिंथेसिस कर सकता है, चेन को जो है वो और आगे तक एक्सटेंड कर सकता है, इतना आगे तक कि प्रोमोटर एटलीस्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, प्रोमोटर से आगे निकल गया चेन, आगे निकल गया एंजाइम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक सही तरीके से इनिशिएशन होना। क्योंकि अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा अगर एमआरएनए पहले ही रिलीज हो जाए, अभी तक तो प्रोमोटर को पॉलीमरेज ने छोड़ा भी नहीं होगा, उससे पहले एमआरएनए जो है वो निकल जाएगा। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं वो शॉर्ट एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, जो कि अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन जिनकी ट्रांसक्रिप्शन को हम अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे या अबॉर्टिव इनिशिएशन कहेंगे। देखिए, ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं एंजाइम सिग्मा फैक्टर एंड ऑल। ठीक है, फॉर्मिंग द ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स। फिर ये यहाँ क्लोज है
फिर यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन बबल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले थोड़े से न्यूक्लियोटाइड कुछ बनेंगे, ठीक, और कुछ थोड़े से न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद प्रोमोटर रीजन से आगे बढ़ जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज और आपका चेन भी। ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मिली है, हमने कहा ये अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन है, अबॉर्टिव इनिशिएशन है। कुछ जो आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट होंगे वो अभी तक आपका प्रोमोटर रीजन भी क्लियर नहीं हुआ होता, उससे पहले ही रिलीज हो जाते हैं। एक प्रोमोटर क्लियरेंस के बाद अगर प्रोमोटर क्लियर हो गया है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, फर्दर जो है आगे आरएनए की सिंथेसिस होती है। इसी को हम सही तरीके का इनिशिएशन कहते हैं कि प्रोमोटर से आगे तक जो है वो सिंथेसिस हो चुकी है और प्रोमोटर क्लियरेंस हो चुका है। अब डिफरेंट प्रोमोटर्स जो होते हैं, नॉट प्रोटोन्स, डिफरेंट प्रोमोटर्स जो होते हैं डिफरेंट एफिशिएंसीज होती है। अब एक प्रोमोटर की एफिशिएंसी हम क्या कहेंगे? एक प्रोमोटर की एफिशिएंसी क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव इनिशिएशन दैट आर प्रमोटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रमोटर जो है वो कितनी प्रोडक्टिव इनिशिएशंस दे पा रहा है। कई बार सारी की सारी थोड़ी प्रोडक्टिव होंगी, कुछ तो वेस्ट होंगी। तो जो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव इनिशिएशंस करवा पाएगा, जिन इनिशिएशन का जितना ज्यादा फायदा होगा, जितनी ज्यादा वो प्रोडक्टिव इनिशिएशंस होंगी, उतनी ही ज्यादा किसी भी प्रमोटर की एफिशिएंसी को माना जाएगा। समझ गए आप? किसी भी प्रमोटर की एफिशिएंसी को कैसे माना जाता है कि वो कितना नंबर ऑफ प्रोडक्टिव इनिशिएशंस जो हैं वो प्रमोट कर पा रहा है एक सेकेंड में। एक इनिशिएशन an initiation is said to be productive if DNA clears promoter and begins synthesis of full length transcript। ठीक है, एक किसी भी इनिशिएशन को प्रोडक्टिव तभी हम बोलेंगे अगर जो डीएनए का आरएनए जो बनना था, पॉलीमरेज ने जो है वो क्लियरेंस हो चुके हैं, प्रमोटर का क्लियरेंस हो चुका है और पूरा का पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट बनना है, आरएनए बनना है, वो फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स पे हाई नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं और जो पहले न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, आपको ग्वानिन और एडेनिन मिलते हैं। ग्वानिन एंड एडेनिन मिलते हैं, पहला नहीं, उसके साथ में ही कैप होगी ना। ग्वानिन और एडेनिन जो है प्यूरिन्स, एज आपको पहला जो ट्रांसक्रिप्ट मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड में, या तो वो ग्वानिन होगा या फिर वो एडेनिन होगा। तो इस तरह से हो गई हमारी इनिशिएशन। अब होती है बात किसकी? इलॉन्गेशन की। एक प्रोडक्टिव इनिशिएशन हो गया तो अब इलॉन्गेशन होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो मूव करेगा और आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर उसको तोड़ता रहेगा। ठीक है, स्ट्रैंड्स टूटते रहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल जैसे जैसे मूव करता रहेगा। ड्यूरिंग इलॉन्गेशन आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके आगे जैसे आपने पहले देखा ना, उसके आगे भी अभी आपको इसका भी इलॉन्गेशन का भी प्रॉपरली देखने को मिलेगा। इलॉन्गेशन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता रहता है। ठीक है, और वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और वो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट हूं तो देखिए, आपका सिलेबस जो है कोशिश की जा रही है बहुत अच्छे से ज्यादा जितनी नॉलेज के साथ कवर हो सके उतनी नॉलेज के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की जा रही है और मैक्सिमम सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, अभी क्रैश कोर्स है, रिमेंबर कि ये जो है वो गेट का 3 महीने का क्रैश कोर्स है जिसमें भी हम आपको बेस्ट देना चाहते हैं। ठीक, तो आप आराम से, अगर आपको सुनना है तो आप जाइए भाई, वहां पे आपको ऑप्शन में भी है, आप थोड़ा सा और स्लो करके भी वीडियो को सुन सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा करवाऊं, जितना हो सकता है उतना करवाऊं। ठीक है, ताकि आप अपनी जब इवन आप नेट जेआरएफ के लिए भी अपनी बुक्स पकड़े, चाहे आप पाथ फाइंडर पकड़ रहे हैं या कुछ भी पकड़ रहे हैं, तो वहां भी आपको हेल्प हो समझने में। ठीक है, तो इलॉन्गेशन के टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड के अलोंग मूव करेगा और वो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। डीएनए पॉलीमरेज किस स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो हमारे पास नया आरएनए बनता है, उन दोनों के सीक्वेंस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अगर ए है, एडेनिन बेस पेयर्स विद थायमिन, लेकिन हमारे पास आरएनए है तो वहां थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है और हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना वो एक ट्रांजिट आरएनए डीएनए हाइब्रिड हेलिक्स बना देता है विद इट्स टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट देन पील्स अवे फ्रॉम डीएनए एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। ठीक है,
जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसका डीएनए आरएनए हाइब्रिड हेलिक्स जो है वो बना होता है, लेकिन बाद में ये अलग भी हो जाता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे बहुत वाइंडिंग और अनवाइंडिंग हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और उस वाइंडिंग और अनवाइंडिंग की वजह से जो है वो सुपर कोइलिंग हो सकती है। तो टोपो आइसोमरेज 2 जो है वो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिलीव करता है, उसको नेगेटिव सुपर कोइलिंग मतलब नेगेटिवली सुपर कोइल कर देगा जो पॉजिटिव। अब सुपर कोइलिंग का नहीं पता है तो भाई मैंने वो भी पढ़ा है, पीछे जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, है ना। फिर और टोपो आइसोमरेज 1 जो है वो नेगेटिव सुपर कोइल को भी रिलीव कर देगा और कोइलिंग जो है वो डीएनए से हट जाएगी। कोडाइसिपिन 3 जिसको हम 3 प्राइम डिऑक्सी एडिनोसिन भी कहते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, 2 प्राइम पे OH होगा, लेकिन 3 प्राइम पे आपके पास हाइड्रोक्साइल नहीं होगा, H ही होगा। ठीक है, ये एक क्या है, अडीनोसिन 3 प्राइम डिऑक्सी अडीनोसिन, मतलब आपके पास यहाँ पे अडेनिन आपको मिलेगा, एक प्यूरिन की तरह होगा, पेंटोज शुगर होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं उस पे मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं मिलेगा। कोडाइसिपिन जो होता है कोडिप्सिन, इट कैन इनहिबिट इलोंगेशन। ये क्या करता है कि आरएनए जो हमारे पास आरएनए है उसका 3 प्राइम एंड पे नए नए न्यूक्लियोटाइड होने हैं, तो ये 3 प्राइम जो 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए है उस पे उन न्यूक्लियोटाइड की एडिशन को प्रिवेंट कर देता है, और जब आरएनए के 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड ही ऐड नहीं होंगे तो क्या फर्दर इलोंगेशन होगा, कोई फर्दर इलोंगेशन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कोडाइसिपिन जो है, कोडिप्सिन जो है वो इनहिबिट कर सकता है इलोंगेशन ऑफ आरएनए, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता है। कहां पॉइंट पे, इलोंगेशन पॉइंट पे। हो गया, समझ गए, ठीक है। अब ये ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए, बाइंडिंग और अनबाइंडिंग हो सकती है ना, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए, तो इसको रिलीव करने के लिए हमारे पास टोपो आइसोमरेजेस हैं। ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल है जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टोपो आइसोमरेजेस यहाँ पे इस कोइलिंग को रिलीव करते रहेंगे, और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल है, यहाँ पे आपको डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है पूरा का पूरा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो है हमारा आरएनए बन रहा होगा। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, जो आरएनए बनेगा उसका कोड और इस कोडिंग स्ट्रैंड का कोड बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड देखिए 3 प्राइम एंड की तरफ को न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से लेके न्यूक्लियोटाइड को यहाँ ऐड किया जा रहा है, और ये बन रहा है आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन। और आपको पता है इनिशिएशन पे हमारे पास क्या बनता है, पूरा आरएनए डीएनए, और ये पूरा टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है हम इसको कहते हैं। और इस तरफ पॉलीमरेज की मूवमेंट रहेगी, अपना जो मूवमेंट है ये पॉलीमरेज का आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, चलिए, यह आपको समझ आ गया। पॉलीमरेज का अपना जो काम है, देखिए अपने हिस्से पे जो अपने लेवल पे काम कर रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ को काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ आ गया है क्लियरली। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम ऐसे 3rd प्राइम की तरफ से ले रहा है, वो समझ गए, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट अपना पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो कंप्लीट समझ आ गया ये, ठीक है। फाइनली हमारे पास आता है कि टर्मिनेट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे हुआ वो हमको समझ आ गया, कैसे आगे बढ़ा, कैसे मतलब क्या हुआ, किस तरह से इलोंगेशन हुआ वो भी हमको समझ आ गया, लेकिन फाइनली टर्मिनेशन कैसे होगा वो हमको समझना है ना। तो टर्मिनेशन के लिए, जैसे इनिशिएशन के लिए इनिशिएटिंग सीक्वेंसेस को पहचानना पड़ता है, वैसे ही टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर सीक्वेंसेस को पहचानना पड़ता है। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है वो 2 मेजर मैकेनिज्म से होता है। एक होता है रहो इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है ये, और एक होता है रहो डिपेंडेंट, ठीक है। अब रहो इंडिपेंडेंट में क्या होगा, रहो इंडिपेंडेंट में जो रहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है, मतलब यहाँ रहो फैक्टर का काम नहीं है, जो टर्मिनेटर सिग्नल सीक्वेंस होगा वो आरएनए पे ही होगा, और वहां पे आपको ग्वानिन साइटोसिन बहुत ज्यादा मिलेंगे देखने को, और फिर उसके बाद थायमिन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। थायमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल इन द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। तो जो रिजल्टिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, it will form a stem loop structure to terminate transcription। इस तरह से
इस तरह से एक लूप जो है, हेयर पिन लूप या आप कह लीजिए स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलता है। और उस जब ये लूप स्ट्रक्चर बनता है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। रहो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है, अब रहो डिपेंडेंट में क्या होगा, रहो डिपेंडेंट में क्या होगा बताइए, रहो डिपेंडेंट में क्या रहो फैक्टर की जरूरत होगी? मैम क्या पूछ रहे हैं आप? ठीक है, अब रहो डिपेंडेंट टर्मिनेटर जो है उसमें एक रहो फैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, अब रहो फैक्टर की जरूरत होती है और वो जो रहो फैक्टर है वो एक एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज है। क्या है? एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज होता है हमारे पास। क्लियर? अब ये एक हेक्सामर है जो आरएनए पे एक आरयूटी रूट करके साइट होगा, ठीक, वहां पे बाइंड करेगा। ये जो साइट है आपके पास, ये साइट रिच होता है इन साइटोसिन रेजिड्यू और यहाँ पे ग्वानिन रेजिड्यूज कम होते हैं। ठीक है, तो रहो जो है इसी साइट को पहचानता है और वहां पे फिर क्या करता है, वहां रहो रिलीज कर देता है आरएनए को फ्रॉम आरएनए डीएनए हाइब्रिड, और इस तरह से हमारा जो टर्मिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने पढ़ लिया इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो बस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल्स को ज्वाइन करिए। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।